हेलो दोस्तों, आप सभी का दीनों पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर ह्यूमन राइट्स का लेसन 19 पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर में मैंने पार्ट 1 करवा चुका हूं, औद्योगिक प्रदूषण। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, भूमंडलीय ताप के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो ये लेसन 19 है, इसको हमने टोटल 3 पार्टों में बांटा हुआ है। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर में आपने पढ़ा औद्योगिक प्रदूषण। आज की इस वीडियो के अंदर आप पढ़ने वाले हो ग्लोबल वार्मिंग, और आने वाली वीडियो के अंदर आप पढ़ोगे जैव विविधता संकट। ठीक है, जो पर्यावरण के अंदर में जैव विविधता संकट बढ़ रहा है उसके बारे में। तो तीनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी दोस्तों। तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। 3 अलग अलग क्वेश्चन को हम बात कर रहे हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। तो आज का इस वीडियो का जो क्वेश्चन होने वाला है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है एनवायरनमेंट पे, और इसके बचाव क्या है, उपाय क्या है, ठीक है, बचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग सीधा सीधा क्या होता है कि जो हमारे पृथ्वी की जो लगातार सामान्य दर से अधिक दर से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, वो भूमंडलीय ताप कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वार्मिंग मतलब गर्म होना, समझ में आ रहा है। और ये बढ़ता क्यों है? सबसे पहले बात करें तो इसके बढ़ने के कई सारे रीज़न हैं, जिसमें से एक प्रमुख रीज़न ये है कि आजकल हम अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी, एयर कंडीशनर चीज़ों का यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक केमिकल निकलता है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। मान लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। अब ये ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत एक तरह का पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, जो पृथ्वी के ऊपर आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। अब ये हानिकारक किरणें कहाँ से आती हैं? तो हानिकारक किरणें सूरज के थ्रू जो किरणें निकलती है, जो रोशनी का प्रकाश आता है, उसमें कुछ पैराबैंगनी किरणें होती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें होती हैं। वो पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उस डायरेक्टली मतलब अगर ओजोन मतलब पृथ्वी पड़े तो हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, स्क्रीन रोग, कैंसर और भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, सूखा पड़ता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये ओजोन परत उस पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। अगर ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण से हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। पर अब क्या है कि जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं, उसका तापमान धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ता जा रहा है वातावरण में। उसके कारण से वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अगर ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है तो वो जो बाहर में पैराबैंगनी किरणें हैं, वो डायरेक्टली अंदर घुसेंगे तो अपने आप ही ज़मीन पर पड़ेंगे, उससे कई तरह की बीमारियाँ होगा। सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही जिम्मेदार नहीं है ओजोन परत के आज के इस कंडीशन का, जो छेद हो रहा है उसके अंदर में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और भी है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन। आज के समय में पृथ्वी को गर्म करने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या है कि अंदर की ओर से जो ओजोन परत है उसमें छेद बनता जा रहा है। अगर वो छेद इसी तरह से रहा तो कई सारे ग्लेशियर पिघलेंगे, बड़े बड़े, क्योंकि पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। मतलब मान लो तापमान जो है वो बढ़ेगा तो अपने आप ही ग्लेशियर पिघलना शुरू होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब मतलब जो पूरे विश्व का अगर ताप लेके चले तो 1.5 था। ठीक है, अब बढ़ते बढ़ते कह रहा है 4.5 की ओर जाने की अनुमान है। अगर इस डिग्री पे बढ़ जाएगा, मतलब इस तरह बढ़ता है, तो बीमारी फैलने का होगा डर, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिसमें समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का स्तर मतलब पानी का स्तर बढ़ेगा तो अपने आप ही बाढ़ सुनामी जैसी चीज़ें आराम से आ जाएंगी। ठीक है, करोड़ों लोगों का ना मतलब भूमिहीन हो जाएंगे, मतलब भूमिहीन रहेंगे, कृषि नहीं कर पाएंगे। मतलब 1/3 से ज़्यादा लोग जो है जिनके पास ज़मीन नहीं बचेगी। सोच रहे हो, 1/3 से ज़्यादा लोग जिनके पास ज़मीन नहीं बचेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ की। ठीक है, कृषि प्रभावित होगी, कृषि करने के लिए ज़मीन नहीं रहेगी। तो ये सारा कुछ ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण क्या है, कॉज क्या है, कि किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो सबसे पहले कारण आता है ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के यूज़ करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में बढ़ जाता है। ठीक है, और वायुमंडल में बढ़ना जनसंख्या का उत्पादन, मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के कारण बढ़ता है, मतलब तापमान पृथ्वी का। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में बढ़ना, इसके कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? तो आजकल हम क्या करते हैं, जंगलों को काट रहे होते हैं, जंगलों को सफाई कर रहे हैं, लकड़ी का ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, जो आजकल तो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है लोगों में और ये कम करते जा रहे हैं। पर फिर भी जंगलों का काटना, ठीक है, उस लकड़ी का ईंधन के रूप में यूज़ करना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ाती है, जिसके कारण से वहाँ पे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और साथ साथ
कई तरह की गैसेस भी वातावरण में बढ़ रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा फ्लोरोक्लोरोकार्बन। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, और ये इन सब की चीज़ों के कारण दिन प्रतिदिन पृथ्वी क्या है, गर्म होती जा रही है। अगर पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि भाई ग्लेशियर जो है वो पिघलेंगे। ठीक है, ओजोन परत पे इफेक्ट पड़ेगा, ओजोन परत में छेद होगा। ठीक है, ओजोन परत में छेद होगा तो पैरावैग्निक किरणें अंदर आएंगे, वो अंदर आएंगी तो पृथ्वी का ताप और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर और ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेगा। इस तरह से पूरी पृथ्वी में बाढ़ आएगी, भूमि की कमी होगी, कृषि के लिए ज़मीन नहीं बचेगी, 1/3 से ज़्यादा लोग मरेंगे, कई तरह की बीमारियाँ, स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारी इफेक्ट इसमें देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, समझ में आता है। अगर आप इसकी बात करो कि मतलब और ये और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिसके कारण से ये हो रहा है, मेनली माना जाता है कि उपभोक्तावादी जो जीवन शैली है हमारा, जो मतलब जीवन शैली, लग्जरी लाइफ हमें जीने की जो आज़ादी मिल चुकी है अभी, कि भाई हमें एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, इन सब से चीज़ों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा था। पहला रीजन तो ये माना गया। ठीक है, मतलब उपभोक्तावादी जीवन शैली को माना गया रीज़न कि जो भी आज ये भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है, इसका रीज़न। ठीक है, यहाँ पे पहला कारण ये भी बताया गया कि बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है। कि अगर मान लो पहले कम लोग थे तो कम लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी, अब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लकड़ी चाहिए, जंगल को हम ज़्यादा काट रहे हैं, रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। ठीक है, उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके कारण से ज़्यादा मतलब प्रदूषण हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो पहला कारण ही माना गया बढ़ती जनसंख्या। दूसरा कारण माना गया कि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग। अब ज़्यादा मात्रा में अगर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करोगे, अब जंगल है, 2 पेड़ लगाए हो, आप 5 पेड़ काटने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में करोगे तो अपने आप बढ़ेगा। उपभोक्तावादी जीवन शैली, अब अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों को डिपेंड हो जाते हैं। एसी चाहिए, फ़ोन से जो हम सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे कई तरह के पक्षियों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो जैव विविधता के लिए वो संकट है, और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो अलग अलग तरह से वो नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा ही रहा है। हाँ, तो हम अपने जीवन को क्या कर रहे हो, भोक्तावादी जीवन शैली में ढालने के कारण यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। और साथ साथ औद्योगिकरण, अपना फैक्ट्री भी चाहिए, कंपनी भी चाहिए, विकास भी तो करना है ना, विकसित भी तो होना है हमें, तो उसके लिए भी ये सब चाहिए। तो उन सब के कारण भी यहाँ पे होता है। विज्ञान और तकनीकी का उन्नति का प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है। अब हम अपने आप को विकास करना चाहते हैं, भाई फ़ोन चाहिए, फ़ोन के बाद एसी चाहिए, ठंडा आ रहा है, इसी बाद अलग अलग तरह की चीज़ें आज निकलती जा रही है। ठंड के टाइम में, विंटर के टाइम में, आज के समय में कोई भी लोग धूप में नहीं बैठना चाहता, घर के अंदर में रूम हीटर लगा रखा है, रूम में बैठ के धूप का मजा लेते हैं। ठीक है, गर्मी का मजा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, यही सब टेक्नोलॉजी आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, समझ में आता है। अगर इसके प्रभाव की बात करो, किसके प्रभाव किस प्रकार से पड़ते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे प्रभाव कई तरह से देखा जाता है। ठीक है, नॉर्मली एक अनुमान के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो अभी मतलब आधी सदी के अंदर में सारे विश्व का जो तापमान है 1.5 से लेकर 1.5 से लेकर क्या हो जाएगा 4.5 तक जाने का मतलब बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर में सबसे बड़ा प्रभाव के अंदर में आता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होता क्या है, तो अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ठंडी के अंदर में गर्मी आना। ठीक है, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अचानक से ठंड हो जाना, ठीक है, जलवायु परिवर्तन कहलाता है। बिन मौसम बरसात होना, ये सारे जलवायु परिवर्तन के लक्षण है। आपने ये तो मुहावरा सुना होगा ना, बिन मौसम बरसात होना, तो ये सारे जलवायु परिवर्तन के लक्षण है, समझ में आता है दोस्तों। तो ये हो जाता है जलवायु परिवर्तन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है कि अगर मान लो जलवायु परिवर्तन हुआ तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अलग अलग कंट्रीज़ की बात कर रहा है। अगर जलवायु परिवर्तन एशिया में होता है तो पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तटीय इलाकों में समुद्री बाढ़ आ जाएंगे, डूब जाएंगे, जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं वो डूब जाएंगे समुद्र के अंदर में। ठीक है, बाढ़ और सूखे के कारण बीमारी के मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, संख्या बढ़ेगी। साथ साथ अफ्रीका की अगर बात करें तो पानी में कमी के कारण सैकड़ों लोगों की जान जाएगी। मतलब एक अनुमान के हिसाब से कहा जा रहा है 7 करोड़ से लेकर 25 करोड़ लोगों तक का ना जान जाने के कारण या प्रभावित होने का संभावना बताया जा रहा है अफ्रीका के अंदर में। अगर इस जो ये होता है जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो समझ में आता है। बंजर भूमि, अफ्रीका में बंजर भूमि की मात्रा बढ़ जाएगी, 5 से 6% बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप लैटिन अमेरिका की बात करो तो बर्फ पिघलने के कारण से भी खतरा बढ़ेगा, गर्म हवाएं चलेंगी। ठीक है, और भी मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, जंगल के खतरे में आ जाएंगे। ऐसा कर करके अलग अलग तरह की चीज़ें बताई गई हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का इफेक्ट देखा जाएगा अगर जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन क्यों होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जलवायु पर भी पड़ता है। ठीक है, मान लो पृथ्वी गर्म हो रही है तो ठंड का मौसम में भी गर्मी ही लगेगा आपको, क्योंकि नीचे से गर्म है तो उसका इफेक्ट ऊपर भी दिखेगा। अब नीचे से गर्म है तो पृथ्वी क्या करेगी, पानी को सोखेगी, तो सूखेगी तो पानी रहेगा नहीं। तो फिर भाई अब बरसात के मौसम में भी हो जाए कुछ भी, वो पानी वहाँ रहेगा नहीं, मिलेगा नहीं, पानी की कमी अपने आप ही हो जाएगी। तो अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट करती है। अब अगर हम बात करते हैं कि और किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, तो यहाँ पे कृषि पे भी प्रभाव पड़ेगा। कृषि के लिए जैसे दोस्तों पता होगा कि कृषि एक बहुत बड़ा मतलब सोर्स माना जाता है हमारे जीवनचर्या का। अगर कृषि ना हो, सारा मतलब भारत का तो लगभग कृषि पे ही आधारित है।
जीवन शैली हमारी कृषि पे ही आधारित है, ठीक है, आज हम कृषि पे ही डिपेंड है। अगर कृषि ना करें तो हम भूखे मर सकते हैं और पूरा विश्व मर सकता है इवन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे कृषि के लिए भी कहा गया है कि मतलब जो चावल की फसल है, जैसे तापमान बढ़ रहा है तो चावल की फसल में 15 से 42% की गिरावट आएगी। चावल की फसल में 15 से 42% की गिरावट आएगी, ठीक है। और वहीं पे गेहूं की फसल में 34% की गिरावट आएगी अगर तापमान बढ़ता है तो। तापमान बढ़ने के कारण से 34% की गिरावट आ सकती है उसमें गेहूं की फसल में। साथ साथ अगर इसी तरह का तापमान बढ़ता रहा तो ये माना जा रहा है तो उत्पादन में गिरावट के साथ साथ सकल घरेलू जो उत्पाद होगा हमारे भारत का जीडीपी में, उसमें भी गिरावट आएगी। 1.1 से लेकर 3.8 तक का गिरावट देखी जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा, 1 डिग्री बढ़ने से 40 से 50 लाख टन का ना मतलब नुकसान होता है गेहूं का। अगर मान लो गेहूं की फसल के लिए 1 डिग्री बढ़ जाता है तापमान, 1 डिग्री से बढ़ने से 40 से 50 लाख टन का असर पड़ता है, ठीक है, खाग पे। तो खाग संकट भी आ सकता है। अगर मान लो खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें। आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आता है अगला जैव विविधता की हानि। जैव विविधता क्या होता है? अब अलग अलग जीव जंतु जो है अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, ठीक है, तो यहाँ पे 1980-1999 के मुकाबले में 1.5 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो करीब ये कहा जा रहा है कि पौधे और जीव 20 से 30% प्रजाति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। चाहे वो पौधे हों, पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, वो 30 से 40% नष्ट हो जाएंगे अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा। 1.5 से 2.7 तक जाते डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर के अंदर में ये भी रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि 2050 तक बहुत सारे जगहों पे से अलग अलग जो जैव विविधता है वो खत्म हो जाएगी, अलग अलग जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ड्रैगन, ठीक है, जंगली ड्रैगन की 20% प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है। यूरोप में मैगपाई नामक जानवर हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैक्सिको में जीको मूसक हिरन हैगा वो खत्म हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय पुष्प किंग प्रोटी वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे जो भी पाए जाने वाले वहाँ पे जानवर हैं या कुछ और, वो सारे उनके जीवन खतरे में पड़ जाएंगे, ये भी माना जा रहा है। समझ में आता है। आगे अगर बात करें मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, अब इसका मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि तापमान बढ़ोतरी से क्या होगा, रोग वाहक बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर में जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो रोग से लड़ने का काम करती हैं, ठीक है, हानिकारक बैक्टीरियाओं से लड़ने का काम करते हैं, वो धीरे धीरे मर जाएंगे। ज़्यादा गर्मी होगी तो अपने आप ही मर जाएंगी, ठीक है। और वो ये जो तापमान के कारण कई तरह के रोगों को जन्म लेगा, ठीक है, लोगों के नए नए रोग जन्म लेंगे, पोलियो, हैजा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अभी भी हैं हमारे समाज में, पर धीरे धीरे क्या है कि अगर पर्यावरण का इसी तरह बढ़ता रहा, मतलब इस तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो और ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगी, ठीक है। 20% मतलब यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि लगभग 40%, एशिया के लगभग 40% खाद्य पदार्थ की जरूरत पूरा करते हैं, ठीक है। मतलब समुद्र के जरिए जो निकलता है, समुद्र से मछली मिलाते हैं, वो करीब 40% लोगों को खाद्य जरूरत पूरा करते हैं। पर अगर इस तरह से ताप बढ़ता रहा तो वो समुद्री जीव के ऊपर भी असर पड़ेगा, ठीक है, वो भी जीवित नहीं रहेंगे। तो सोचो कहाँ से कैसे काम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जा रहा है। तो तापमान से तनाव संबंधित समस्याएं भी खड़ी हो सकती है, जो ह्यूमन में तनाव संबंधित जो टेंशन वाली होती है ना, टेंशन डिसीज, तो ये सारी चीज़ें खड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बर्फ के पिघलने का संकट भी एक बढ़ सकता है। एक अगला संकट यहाँ पे बात करते हैं तो बर्फ के पिघलने का, आइस मेल्टिंग। ये क्या होता है कि अगर मान लो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा तो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में, अफ्रीका में अलग अलग जगह पे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। इवन गंगोत्री, हिमालय के गंगोत्री में भी ग्लेशियर्स हैं। अगर वो पिघलेंगे तो पानी निकलेगा तो बाढ़ आएगा। तो ये छोटे मोटे ग्लेशियर नहीं, बर्फ का टुकड़ा नहीं जो फ्रिज में से निकाला है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, एक एक देश के बराबर। अगर उतना बड़ा बड़ा ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो अपने आप बाढ़ आएगा। या फिर नदी वाला ग्लेशियर पिघल रहा है तो नदी का स्तर बढ़ेगा, फिर बाढ़ आएगा, ठीक है, सुनामी आएगी, जो भी है इस तरह की चीज़ें देखी जाएंगी। तो यहाँ पे बर्फ़ के पिघलने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जलवायु पर मतलब वहाँ पे अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो यहाँ पे बर्फ़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसके ऊपर हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर उसका इफेक्ट देखा जाएगा। अगर इसकी बचाव की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में, ठीक है, 1992 में 1992 में UNFCCC का एक गठन किया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जैसा करके उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है। रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो घोषणा पत्र आपने देखा होगा, ठीक है, आपने उसके पृथ्वी सम्मेलन के बारे में सुना होगा, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में सुना होगा। तो 1992 में जब रियो डी जेनेरियो के अंदर में पृथ्वी सम्मेलन किया गया तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर में एक बहुत बड़ी मीटिंग ली गई, जिसके अंदर में बात की गई कि हमें आज के समय में क्लाइमेट चेंज से किस तरह से निपटना है, ठीक है। इसी की तीसरा सम्मेलन इसी
मतलब यूएनएफसीसी का तीसरा सम्मेलन जो हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल जिसका नाम दिया गया, क्योटो जापान की एक छोटा सा शहर के अंदर में, तो उसका भी मेन मोटिव ये था कि भाई वापस से क्लाइमेट चेंज को किस तरह से समझा जाए, ठीक है, किस तरह से हम उसके ऊपर काबू पा सकें। और क्योंकि आज के समय में बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर इसी तरह से इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, कई तरह की प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट होंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आता है। तो इस लेसन के अंदर में टोटल हम 3 क्वेश्चनों पर बात करते हैं, मतलब पूरे लेसन के अंदर में 3 क्वेश्चन, जिसमें पहला औद्योगिक प्रदूषण क्या है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तीसरा हम जैव विविधता संकट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा दूसरा पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको समझ में आया नहीं आया ये बताएं। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें लगता है कि जहाँ पे हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करके सजेस्ट करें। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई दोस्त है जो BA फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी ईयर में है, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी ईयर की वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।